हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ना फिजिक्स। फिजिक्स फॉर क्लास 12 बोर्ड, जेई मेंस एंड नीट। अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें 12th क्लास की, डेट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है ना। बेसिकली अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने जा रहे हैं और उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये अपना फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है ना। तो जल्दी से पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि वो एक्चुअली ज़्यादा काम करेगा। वैसे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको अपन दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब ही होता है रुका हुआ। ठीक है ना। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो चार्ज जब रुका हुआ होगा तो अपन डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं अपने को? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि अपना पहला चैप्टर है। सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है ना। ओके। फिर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें क्या होगा? चार्ज के पास मोशन होगा। अब ध्यान से देखो, मोशन में भी दो बातें हो सकती है, या तो मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेट करने लग जाए। ठीक है ना। तो चार्जेस, देखो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं, चार्जेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड चार्जेस एक्सेलरेट्स। ठीक है ना। चार्ज के पास जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे अपन? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, प्यारा प्यारा सा टॉपिक है ये सब। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। फिर पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ओके। फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। सिर्फ जेएमएनसी में है, फिर भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना। ओके। तो ये अपना सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। 12th में मेजर मेजर पोर्शन चार ही हैं। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर ऑप्टिक्स, ओके, फिर मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये चार में पूरे 12th खत्म। ठीक है ना। चलिए अपन एक बड़ा पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके। अच्छा, अब ध्यान से देखो ना इसमें। तो यहाँ पे क्या है? चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पे क्या है? चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या है? चार्जेस एक्सेलरेट। मतलब हर जगह चार्ज की बात हो रही है। ठीक है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली व्हाट? स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले तो अपने को चार्ज पढ़ना होगा कि चार्ज है क्या एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। उसमें सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है ना। ओके। ये मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है। ठीक है ना। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, देखो इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब और इसके अंदर अपन नहीं घुस सकते। जैसे सपोज किसी बॉडी के पास मास m है। ठीक है ना। इसके पास मास m kg है। ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि इसके पास मास m क्यों है? इसका क्या आंसर है? कुछ नहीं। सिमिलरली अगर किसी बॉडी के पास कोई चार्ज क्यों है तो इसके पास चार्ज क्यों है, इसका भी कोई आंसर नहीं। आप लोग बोलोगे नहीं, मतलब गलत पर आ रहा है, चार्ज तो आता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना। तो ऐसे कैसे बोल रहा है? ठीक है, वेरी गुड। बट आप ये बता दो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्यों है? चमक गया? हाँ कि ना? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्यों है? पता चल गया ना कि हम क्या बोल गए पीछे। ओके। इसलिए इसको अपन बोल दिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना। मतलब बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और इसके अंदर अपन घुस ही नहीं सकते। ठीक है। ओके। और देख लेते हैं, नॉर्मली अपन चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट कूलम, सबको पता होगा। ऐसा यूनिट इसका कूलम होता है। इसको सी से डिनोट करते हैं, कूलम को। ठीक है ना। ओके। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है ना। स्केलर, स्केलर है तो सिंपल अलजेब्रा फॉलो करेगा। मतलब अगर 3 कूलम प्लस 4 कूलम कोई बोल दे तो वो कितना होगा? 7 कूलम ही होगा, क्योंकि स्केलर है। सिंपल हम जो अपन अलजेब्रा फॉलो करते हैं 3 और 4 7, तो वहीं 3 + 4 7 ही होगा। ठीक है ना। अगर वेक्टर होता तब तो कहानी कुछ और चेंज होता। वेक्टर होता तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में कुछ भी हो सकता था, लेकिन वेक्टर तो है नहीं। यहाँ पर क्या है? स्केलर, तो सिंपली ऐड कर दिए। ठीक है ना। ओके। और इसको डायमेंशन की बात कर लेते हैं। आप आगे पढ़ोगे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, Q इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है ना। Q इक्वल टू आई इंटू टी। ये क्या है? Q चार्ज, I क्या है? करंट, और T क्या है? टाइम। ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ Q क्या बोल दोगे? इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ I इंटू टी। ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए अपन यूज करते हैं करंट के लिए A और टाइम के लिए तो T, सब जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर छुपा हुआ है पावर 1 एंड पावर 1। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ Q आया वो M0, ठीक है ना, L0, T1 एंड A1। ठीक है ना। तो ये आ गया अपना डायमेंशन।
डायमेंशन हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, स्केलर वेक्टर भी हो गया, हटाओ, इंट्रिंसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, प्लस माइनस ई, ठीक है ना, प्लस माइनस ई, डेट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इससे भी छोटे हैं, जैसे आप क्वार्क्स वगैरह में देखोगे ना, जो कि अपना सिलेबस में है नहीं, फिर भी क्वार्क्स, इसमें क्या होता है ना, जैसे प्लस माइनस ई बाई थ्री, प्लस माइनस 2e/3 वगैरह करके इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये हाइड्रोन्स वगैरह में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे अपना सिलेबस में तो है नहीं ये। अपने से कोई भी पूछे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो अपन सिंपल बोलेंगे प्लस माइनस ई, ठीक है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली यही एग्जिस्ट करते हैं, इससे छोटे हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, डेट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। ओके, अच्छा इसका वैल्यू कितना होता है बता दो, ई का प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हाँ कि ना, इतना होता है। ओके, तो ये हो गया अपना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ओह चार्ज, ठीक है ना। ओके, अच्छा बताओ मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यही भी बता दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन बता दो 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है ना। अप्रोक्स इसी के आसपास का होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। ओके, ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ चार्ज देखो, मेनली क्या मतलब, मेनली क्या है, दो तरह के चार्ज ही होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अपन दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब बनते हैं और नेगेटिव चार्ज कब बनते हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज कब बनते हैं, जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस, इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, यहाँ बोल सकते हो आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज कब, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया अपना चार्ज के टाइप, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे, जैसे सपोज यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, या निगेटिव निगेटिव चार्ज होंगे, निगेटिव निगेटिव, मतलब लाइक चार्जेस जब होंगे ना, तो एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, देखो ऐसे, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, अगर सपोज यहाँ होगा अपना प्लस ले लो और यहाँ ले लो माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, या तो नेगेटिव ले लो या फिर पॉजिटिव ले लो इधर, तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि अनलाइक चार्जेज होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। ओके, इसको लिख ही देते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ठीक है ना। यहाँ लिख दो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसको दूर फेंक, मतलब दूर भगा रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को भी दूर भगा रहा है। कितने लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दुश्मनी और प्यार, मतलब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, प्यार हुआ, अ, और यहाँ पर क्या हो गया, दुश्मनी, ठीक है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हो, इसको दूर भगा रहा है और उसको पास पास बुला रहा है। ओके, तो इस तरह से अपन टाइप्स ऑफ चार्जेस और कौन चार्ज रिपेल करेगा, कब अट्रैक्ट करेगा, ये भी डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेस, और इसको देखते हैं।
ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेस। और इसको समझते हैं, ठीक है ना। सपोज अपने पास एक ये बॉडी है जिसका नाम अपन ए बोल दिए, यहाँ कोई बॉडी बी है, ठीक है ना, बी। ओके, अपन क्या किए, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ए से उठा के बी पर रख दिए एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। ओके, इससे पहले एक बात बता दो बच्चों, अगर कोई एटम है तो उसके पास क्या है, एक तो न्यूक्लियर पार्ट होगा, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियर के अराउंड, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आप अगर रिमूव करोगे तो किसे रिमूव करोगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, इसे तो रिमूव नहीं कर सकते, अपन इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये एक चीज़ क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि ए से एक इलेक्ट्रॉन उठाएं और यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब सपोज इसका इनिशियली मास एम ए है, मतलब जब अभी हम ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं किए तब इसका मास बोल रहे हैं एम ए, और इसका मास बोल रहे हैं एम बी, ठीक है ना। ओके, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रखें तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और यहाँ पर क्या हुआ, बी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ लिख ही दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ जब लॉस किया तो यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ओके, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ओके, अब यहाँ का मास लिख दो, क्या लिखोगे, मास ऑफ ए मतलब एम ए, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी तो होता है, तो वो मास भी तो लेके गया होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ओके, और वो इसका वैल्यू कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो यहाँ लिखी दो ना, एम ए माइनस 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो पहले जो मास था उससे मास क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, इतना अमाउंट में घट गया तो डिक्रीज हुआ ना, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि मास डिक्रीजेस, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब यहाँ आओ देख लो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ मास लिख दो, पहले से मास इसका था एम बी, ठीक है ना। ओके, प्लस एक और इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो गया, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या लिख दोगे यहाँ से, एम बी प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। तो मास क्या हुआ, यहाँ भी चेंजेज हो गए, मतलब यहाँ पर इंक्रीज हुआ ना, बेसिकली मास, मास इंक्रीजेज, ये अमाउंट बहुत छोटा है लेकिन है तो सही, तो इसलिए मास तो चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे कि मास इंक्रीजेस, मास इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो कोई भी हो, या तो आप पॉजिटिवली चार्ज किए या नेगेटिवली चार्ज किए, दोनों कंडीशन में मास तो चेंज हो रहे हैं, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेस, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ओके, अपन देखे भी, चार्ज को अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये थोड़ा सा आओ इसको देखते हैं, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा, सही बात है, क्यों, क्योंकि देखो चार्ज कैसे बन रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है 9.1 10⁻³ kg, थोड़ा सा ये लेकिन है, इसका मतलब जब भी चार्ज आएगा इस वहाँ मास जरूर आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जब मास आएगा तो चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना भाई। देखो सपोज यहाँ पर कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही निगेटिव चार्ज भी होंगे, हाँ कि ना। तो इसका चार्ज कितना हो गया, चार्ज तो ज़ीरो है लेकिन इस पर मास तो है ना भाई। ओके, लेकिन देखो मास है लेकिन चार्ज होगा ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जब चार्ज आएगा वहाँ मास तो जरूर आएगा डेफिनेटली, क्योंकि चार्ज आता ही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, इसका मतलब जब चार्ज आएगा तो मास भी डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, भाई ये जो डेफिनेशन है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वही डेफिनेशन है सिर्फ, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। काम का चीज़ ये है अपना, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है ना, वो डिफिनेशन लिख लेना, नोट्स अच्छा लगे
लेकिन एक्चुअली का अपना मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काम करेगा, ये वाला फंडा। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? वैसा सिस्टम जिसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, ठीक ना। ओके, मतलब आइसोलेट कर दिए बेसिकली। और इसको समझते हैं क्वेश्चन के जरिए। और सपोज अपने पास कोई एक सिस्टम है ऐसा करके, इसमें 3 बॉडी रखे हुए हैं, ए ले लो, बी ले लो और यहाँ सी ले लो, ठीक है। इस पर चार्ज कितना दे दूँ? सिंपल ही लेके चलो ना, 1 कूलम, 1 कूलम यहाँ ले लो, 3 कूलम यहाँ ले लो, 2 नहीं 4 कूलम ले लो, ठीक है ना, 1 3 एंड 4, ठीक है। अब क्या किए, इस सिस्टम को पकड़ के, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, इस सिस्टम को पकड़ के आइसोलेटेड किए हैं इसको, ठीक है ना। इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और उसको पूरा धूम मचाया अंदर, मतलब पूरा इधर उधर हुड़दुम मचा के फिर इसको छोड़ दिए। मतलब यहाँ बोल सकते हो अपन कुछ किए अंदर में, कुछ किया, ठीक है ना। अब इसको छोड़ दिया फिर, तो ये चार्ज कुछ ऐसे सेपरेट होगा। यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया बी और यहाँ है सी, ठीक है ना। ए पर चार्ज सपोज मान लो -1 कूलम आ गया, इस पर चार्ज आ गया 3 कूलम, ठीक है ना। 3 कूलम नहीं, इस पर थोड़ा चेंज कर लो ना, 5 कूलम ले लो, 5 कूलम। तो इस सी पर कितना आएगा? ए पर -1 कूलम, बी पर 5 कूलम, तो सी पर चार्ज कितना आएगा ये बताना है, यहाँ का चार्ज बताना है, ठीक है ना। ओके, अभी अपन ऊपर पढ़ के आए कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है ना। मतलब इनिशियल चार्ज जितना होगा उतना फाइनल चार्ज भी होगा। ओके, और इसी को यूज करके अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। इनिशियली इसके पास चार्ज कितना है, ये इसको ऐसे क्यों कर दिए, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इनिशियली चार्ज लिखो कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 4, यानी यहाँ लिखी दो 1 + 3 + 4 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है +5, और इस पर चार्ज पूछा ना, इस पर x मान लो, लेट x, ठीक है ना, x इस पर लेट कर लो। तो यहाँ कितना हो गया +x, इधर कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8, इधर हो गया 8 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 5 - 1 4 + x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x 4 को उधर भेज दो तो 4 आ जाएगा, 8 - 4 4। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4 कूलम। ये अपना आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, क्लियर हुआ ना। ओके, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड, चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं, ये थोड़ा अच्छा है। एक्चुअली मास का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ये m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c², ठीक है ना। ये होता है अपना मास का फॉर्मूला एक्चुअली। जहाँ पर m0 क्या है, m0 है अपना रेस्ट मास, रेस्ट मास, ठीक है ना। अच्छा, m0 रेस्ट मास, v क्या है, v क्या है ये बता दो, स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल। c क्या है अपना, c है स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबको पता होगा। c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। ज़्यादा है या कम, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 3 × 10⁸, 10⁸, समझ रहे हो। ओके, तो ये हो गया अपना ये मास का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब नॉर्मल केसेस, जैसे नॉर्मल केसेस हम लोग जो अपन डेली लाइफ कर में जो यूज में लेते हैं, इसका स्पीड कितना जाता होगा मैक्सिमम, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड भी ज़्यादा हो गया, 200 ले लो, ठीक है। चलो 200 ही, 200 जब लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 200, और नीचे कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 10⁸ का फैक्टर नीचे आएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे, ये कितना हो जाएगा 10⁸16, ठीक है ना। तो ऊपर बहुत छोटा और नीचे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तो ये टर्म क्या आएगा, वेरी 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 स्मॉल, तो 1 - वेरी वेरी स्मॉल, अप्रॉक्स ये 1 हो जाता है, ये वाला टर्म, ठीक है ना। ये वाला टर्म क्या होता है, अप्रॉक्स 1 हो जाता है। इसकी वजह से फॉर नॉर्मल केसेस अपन बोल सकते हैं m = m0, हाँ कि ना, यहाँ लिखिए दो ना, फॉर नॉर्मल केसेस
m इक्वल टू एम नॉट। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस नहीं नजर आते हैं। बट अगर अपन क्वांटम की बात करें, यहाँ पे स्पीड कितना होता होगा नॉर्मल केसेस में, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 200 या 300 ही रख के कर लेना, 300 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पुट करना v की जगह, c की जगह ये पुट करना 3 × 10⁸। देखना ये कितना स्मॉल आएगा, अप्रॉक्स m इक्वल टू एम नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए नॉर्मल केसेस के लिए होगा। लेकिन जब अपन क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट पार्टिकल का स्पीड c/2 c/3, मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाता है। ठीक है ना, वहाँ पर जैसे ये ले लो ना, ये पार्टिकल, इसका स्पीड कितना हो गया c/2। ठीक है, इसी को लेके समझते हैं, या c/3 जो भी ले लो, c/2 ही लेके समझते हैं। तो यहाँ पर आप मास क्या लिखेंगे, वेट थोड़ा कलर चेंज कर लो। यहाँ पे अपन मास लिखेंगे m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस v²। v² की जगह इसका, यानी c²/4 डिवाइड बाई c², यानी c², ये c² कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एम नॉट ऊपर, नीचे हो जाएगा 4 - 1 3 डिवाइड बाई 4, उसका अंडर रूट, यानी 2/√3 नीचे। हाँ कि ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मास चेंजेस हुए कि नहीं, बेसिकली यहाँ मास इंक्रीज भी हो गया। आप ध्यान से देखो तो 2 इज ग्रेटर देन √3, क्योंकि √3 का वैल्यू कितना रहा है 1.732, यानी 1.732। तो ये क्या है, √3 से तो बड़ा है 2, इसका जब आप डिवीजन करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहाँ मास इंक्रीज भी हुआ, यहाँ बोल सकते हो मास इंक्रीजेज, इट इंक्रीजेज। ठीक है ना, यहाँ पे मास इंक्रीज किया तो स्पीड के साथ मास चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पर भी आप कितना भी स्पीड दे दो, चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तो चार्ज कांस्टेंट है, यहाँ भी तो चार्ज कांस्टेंट ही है। ठीक है, यहाँ भी चार्ज कांस्टेंट और यहाँ भी चार्ज कांस्टेंट। आप पार्टिकल का स्पीड कितना भी दे दो, इनफैक्ट c भी दे दो, ठीक है ना, तो उसका डायमेंशन सब कुछ चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, बट चार्ज चेंज नहीं होगा। और वहीं ये बात लिखा हुआ है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज में, चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड, स्पीड के साथ चार्ज वेरी नहीं करता। ठीक है ना, क्लियर हुआ, समझ में आया। मास चेंज कर सकता है, मास कैसे चेंज करेगा अपन देख भी लिए। एक्चुअल मास का फॉर्मूला ये होता है, इसमें अपन c/2 स्पीड रख के और इसको कैलकुलेट करके देखें, तो ये मास आया था अपना, कहाँ, ये वाला। यहाँ अपन देखें कि मास चेंज हुआ लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज कांस्टेंट रहता है। ये प्रॉपर्टी ऐसी है। ठीक है ना, ओके, बेसिक प्रॉपर्टी में मतलब इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता। ओके, नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। आओ इसको समझते हैं। सबसे पहले अभी अपन देखें ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बताओ, +- ई। तो चार्ज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, +- ई। यहाँ लिखो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू +- ई। ठीक है ना, ओके, सपोज यहाँ कोई बॉडी ले लो ऐसे, इसको समझने के लिए। ठीक है ना, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने को अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, ये इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमको रिमूव करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या e/2 रिमूव कर सकते हैं, नहीं, कम से कम तो ई रिमूव करेंगे। सबसे पहली बात ई, या 2e। ई क्योंकि सबसे छोटा यूनिट ही ई है भाई, तो सबसे कम तो ई कर सकते हैं, या 2e कर सकते हैं, या 3 रिमूव कर सकते हैं, या 4e कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही मतलब यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है ना, तो NE कर सकते हैं, हाँ कि ना। ऐसा नहीं कि e/2 रिमूव कर लिए, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसको रिमूव कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो चार्ज को अपन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही रिमूव कर पाएंगे। इसका मतलब चार्ज जब भी होगा वो कितना होगा, n × e के बराबर ही होगा, q = NE। ठीक है, इनफैक्ट इसी को अपन ऐसे लिख देते हैं, q = ±n × e। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और वही इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है ना बच्चों, ओके। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन बोल दे, किसी बॉडी पे कोई चार्ज दे दे, ठीक है ना, कि समथिंग चार्ज है, कुछ भी ले लो, और बोले कि वो चार्ज उस बॉडी पे पॉसिबल है कि नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली अपन q = NE लिखेंगे, वहाँ से n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर n इंटीजर आया तब तो वो चार्ज पॉसिबल है, अगर n इंटीजर नहीं आया तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर n क्या है अपना, n इंटीजर है।
ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा वाला है। इस तरह से अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी कवर कर लिए। इस पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जब भी बोले कि इस बॉडी पे ये चार्ज होगा कि नहीं, सिंपली Q इक्वल टू एन ई लिखेंगे, वहाँ से एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर एन इंटीजर आ गया तो वो चार्ज होगा, अगर एन इंटीजर नहीं आया तो वो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। अ क्वेश्चन, कैन अ बॉडी हैव चार्ज फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस, वही जो भी बोल के है वही सिंपल क्वेश्चन। और इसको करते हैं, ओ येलो है, थोड़ा सा इसको वाइट कर लेते हैं, वेट, और इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले दिया है कि ये इतना चार्ज क्या किसी बॉडी पर हो सकता है या नहीं, वही पूछा है। ठीक है ना, और देखते हैं इसको। Q इक्वल टू एन ई लिखेंगे, अपन जो स्टेप बताएं Q इक्वल टू एन ई लिख दिए। ओके, प्लस माइनस का लफड़ा छोड़ो, अपने को तो एन निकालना है ना। ठीक है ना, ओके, Q की जगह कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ओके, इक्वल टू एन इंटू ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सबको ऐसा यूनिट में ही रखो, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी ऐसा ही। ओके ना, यहाँ से क्या हुआ, दिस एंड दिस कैंसिल, 10 के पावर माइनस 19 कैंसिल। ओके, तो एन का वैल्यू निकालो, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 1.6, ये पॉइंट भी मर गया, और ये भी मर गया, यहाँ नीचे 2 हो गया, तो कितना आया 1/2। क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, नो। इसका आंसर हो गया नो। हाँ कि ना, समझ में आया? वेट, सेकेंड क्वेश्चन, चार्ज का वैल्यू इतना दे दिया है, यहाँ भी वही करेंगे, Q इक्वल टू एन ई लगाएंगे। Q की जगह लिखेंगे 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, इक्वल टू एन। एन कितना हो, एन तो एन फाइंड आउट कर रहे हैं अभी, ई का वैल्यू लिख दो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। दिस खत्म। अच्छा, यहाँ से एन का वैल्यू लिख दो 16 डिवाइड बाई 1.16, ये खत्म हो गया, यहाँ चला गया 10, ये भी मर गया, यहाँ से एन का वैल्यू कितना गया 10। तो ये तो इंटीजर है, यहाँ एन क्या आया, यहाँ एन आ गया इंटीजर, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। ठीक है ना, इसका मतलब होगा यस, ये चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पर, इतना वाला चार्ज, ये चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है, ये चार्ज नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एन इंटीजर नहीं आया था। ठीक है ना, ओके, तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी आप कर लोगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। ओके, आइए इसको भी करते हैं, मेगा कूलम। अच्छा, एक ये थोड़ा सा छोटा टेबल, इसको याद रख लेना। 1 मिली कूलम इक्वल टू कितना होता है, सब बताओ, 10 के पावर माइनस 3 कूलम, हाँ कि ना। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना होता है 10 के पावर माइनस 6 कूलम। 1 मेगा कूलम, पहले नैनो ले लो, 1 नैनो कूलम, ये कितना होता है 10 के पावर माइनस 9 कूलम। ठीक है, उसके बाद अब ले लो 1 मेगा कूलम, कैपिटल एम लिखे हैं, ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, ये होता है 10 के पावर 6 कूलम। ठीक है, ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी मेगा कूलम आर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। क्या है, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, अच्छा, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, तो न्यूट्रल बोला है तो जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव को ही फाइंड आउट कर लेते हैं, हाँ कि ना। ओके, कितना बोला है 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, 2 मोल ऑफ H2 गैस, इतना बोला है। ठीक है ना, Na का वैल्यू अपने को इतना लेना है। ओके, देखो ये H2 क्या है, मॉलिक्यूल, यहाँ पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल कंसेप्ट तो आते होगी सबको, बेसिक वाला, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल बता दो, H2 मॉलिक्यूल कितना होगा, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, देखो नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर तो ये दिया है, और मोल कितना है 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na लिख दो, Na 2Na, ये एवोगाड्रो नंबर है Na, हाँ कि ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ओके, अब फिर निकालते हैं नंबर हाइड्रोजन एटम। देखो H2 के एक मॉलिक्यूल में, ये जो H2 है इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऐसे लिख दो ना, यहाँ पे यहाँ ही लिख दो, H2 के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2
हाइड्रोजन एटम है, ये तो दिख रहा है सबको। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, देखो एक मोलिक्यूल में 2 एटम है तो इतने मोलिक्यूल में इतना इंटू 2 हो जाएंगे, हाँ कि ना, 2 इंटू दिस वन, 2 इंटू एन ए, डेट इज 4Na। ये तो आ गया अपना नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना। ओके, अब फिर देखो यहाँ पे कि हाइड्रोजन के एक एटम में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, 1। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक में 1 होती है तो इतने एटम में इतना इंटू 1, हाँ कि ना, 4Na इंटू 1 इक्वल टू 4Na। तो ये आ गया अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या आया, एन का वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखो तो एन मिल गया, तो चार्ज लिखना है तो चार्ज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस एन ई, तो पॉजिटिव ही निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एन इंटू ई लिख दो, तो एन का वैल्यू तो ये 4Na, ठीक है ना, इंटू ई, ये आ गया अपना चार्ज। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, लिख के कैलकुलेट कर लो, और इसको कैलकुलेट करते हैं। 4Na का वैल्यू इसने दे रखा है, ये 6 इंटू 10⁻23, 6 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का लिख दो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को कैलकुलेट करना है, और करते हैं। ये हो जाएगा 16 चौका 64, 6.4, ये कितना होगा, 16 चौका 64, 6.4 इंटू 6 इंटू 10 के पावर, ये कितना हो जाएगा, 20 और 3 23 4, 10⁻4, ठीक है ना, इतना कूलम। इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा अपना 6 चौका 24, 6 चौका 36, 38, 38, और यहाँ एक पॉइंट जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻4, इतना हो जाएगा कूलम। अच्छा, अब देखो कूलम में हमको क्या में लिखना है, मेगा कूलम में। तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू 38.4 इंटू 10⁻4, ये तो कूलम हुआ। मेगा कूलम के लिए क्या करेंगे, 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, तो अपॉन, ये तो कूलम में आंसर है ना, तो अपन अपने को चाहिए क्या, मेगा कूलम में, आंसर में बोला ही है मेगा कूलम में। तो यहाँ सिंपली लिख दो 10⁻6, ये कट के कैंसिल, 10⁻2, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट इधर जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.384 मेगा कूलम चार्ज, ठीक है ना, ये अपना आंसर, ये, हाँ कि ना, क्लियर हुआ। तो बस सिंपल ही था, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का यूज़ किए। नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल दिया है तो एन से एन इंटू मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर को मोल से मल्टीप्लाइड कर दो तो मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। फिर एटम्स कैसे निकालते हैं, ये सब अपन मोल कंसेप्ट में बेसिक में ही सब सीखे हुए हैं, हाँ कि ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड देयर आर 5 into 10⁻21 atoms. If one electron is removed from each of 0.01% atoms of the solid, find charge gained by solid. ओके, और इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप पॉज लेके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। सबसे पहले अपन एन फाइंड आउट करते हैं। कितना बोला, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है इतने परसेंट से ना। एन के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 0.01% बोला है तो डिवाइड बाई 100 इंटू ये टोटल एटम कितना है 5 इंटू 10⁻21। ये चमका, ये पॉइंट हटाओ तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/100, हाँ कि ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, ये लिखो, ऐसे ही लिख ही लो, 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई ये 10⁻4, ये काटोगे कितना 10⁻17, ठीक है ना, 4 ऊपर जाके घट जाएगा। ओके, तो ये अपना आ गया एन का वैल्यू 5 इंटू 10⁻17, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब चार्ज पूछा है ना, चार्ज गेन बाय द सॉलिड, तो चार्ज हो जाएगा कितना, Q इक्वल टू एन ही लगाना है, सिंपल। ओके, अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव ही लफड़ा है क्या, इन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड देयर आर इतना एटम्स, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ दिस 1 एटम्स ऑफ द सॉलिड, फाइंड
चार्ज गेन बाय द सॉलिड। ओके, सॉलिड चार्ज अपन क्या करें, इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव कर रहे हैं ना, तो ये तो इसमें तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा, पॉजिटिव ही चार्ज निकलना है कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव हो रहा है ना यहाँ से, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो उसमें साइन का कोई लफड़ा नहीं है, मतलब पॉजिटिव ही निकालना है। एन का वैल्यू पता है कितना होगा, 5 इंटू 10⁻17 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻17। हाँ कि ना, इतना कूलम, 17 नहीं बच्चों, यहाँ आ जाएगा -19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का, इतना कूलम होता है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 16×5 = 80 और 1 पॉइंट इंटू 10⁻, ये 17 और ये 19 माइनस में, यानी -2। ठीक है, तो ये नीचे डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, 0.08 कूलम, क्यू का वैल्यू, ये अपना आंसर। पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करोगे तो ये सॉलिड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसलिए यहाँ अपन देख लिए कि निगेटिव तो नहीं होगा ना। ओके, तो अपना चार्ज आ गया Q = 0.08 इंटू, सॉरी 0.08 कूलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग 3 तरह के बेसिकली अपन पढ़ेंगे, कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चार्जिंग बाई कंडक्शन, इसमें क्या होता है और किसके लिए यूज होता है, ये मेटल और कंडक्टर्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, बॉडी को टच करना पड़ता है, मतलब यहाँ लिख सकते हो टच, या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अपन बॉडी को टच करते हैं या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है ना। ओके, सबसे पहले अपन क्या किए थे, एक चार्ज बॉडी लिए, एक न्यूट्रल बॉडी लिए, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, चार्ज और एक न्यूट्रल, दोनों को टच कर दिए। ठीक है, यहाँ टच किए तो क्या हुआ कि यहाँ से कुछ चार्जेस इस तरह से रीअरेंज हुए, सपोज। ठीक है ना। ओके, इसके बाद इसको सेपरेट कर दिए, तो दोनों चार्जेस क्या हुए, इस तरह से इसको सेपरेट कर दिए, तो दोनों कंडक्टर्स चार्ज हो गए। ठीक है ना, सबसे पहले क्या किए, दो बॉडी को लिए, एक एक चार्ज और एक न्यूट्रल, दोनों को टच करा दिए। ठीक है, उसके बाद दोनों को सेपरेट कर दिए, तो दोनों बॉडी चार्ज हो गए। अब किस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा ये अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उसके लिए कुछ स्पेसिफाई कंडीशन होगा। ठीक है ना, तो ये तो पहले समझ में आ गया कि इसमें चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है ना, अब किस पे कितना चार्ज आएगा उसके लिए पढ़ते हैं, ये थोड़ा अच्छा है। इफ़ कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन नहीं अभी पढ़ रहे हैं। इफ़ कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल मतलब एवरीथिंग, शेप, साइज, मटेरियल, सब कुछ उसका अगर सेम है, तो सपोज ये अपने पास ए है और अपने पास बी है। ठीक है, दो स्पेरिकल कंडक्टर्स लिए अपन, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, दोनों को क्या किए, टच करा के छोड़ दिए। अब बताओ यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, ये तो यहाँ पे चार्ज आता है Q1 + Q2/2, और यहाँ पर भी आता है Q1 + Q2/2। लेकिन ये चीज़ तब ट्रू है जब आइडेंटिकल शब्द का कहीं यूज़ हुआ हो। देखो, हाँ कि ना, ये चीज़ तब ट्रू है जब आइडेंटिकल मतलब बॉडीज हों, जैसे ये दोनों आइडेंटिकल्स है, तो इनको अपन टच करा के छोड़े, तो इस पर किस पर कितना चार्ज आया अपन इजीली बता दिए, Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2। हाँ कि ना। ओके, नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन, और इसको करते हैं, पॉज लेके ट्राई कर सकते हो आप। थ्री आइडेंटिकल स्पेरिकल कंडक्टर्स ये दिए हुए हैं, A, B एंड C। ओके, फर्स्ट A एंड B आर टच्ड, पहले A और B को टच करते हैं, देन B एंड C आर टच, फिर B और C को टच करते हैं, फाइनल चार्ज ऑन ABC। ठीक है, ठीक है, पहले क्या किए, A और B को टच किए। ठीक है, देखो A और B, इसके पास चार्ज 3 कूलम, इसके पास चार्ज कितना है 5 कूलम, और इसके पास -10 कूलम। तो A और B को जब टच करेंगे तो A और B पर चार्ज कितना आ जाएगा, पहले ये A B था, इसको टच किया। ठीक है, वेट, इसको अपन ऐसे टच किया। ठीक है ना, A B, ओके, उसके बाद जब सेपरेट कर दिए इन दोनों को,
छोटा बन गया क्या? इसको जब अपन सेपरेट कर दिए ए और बी को, तो अब बताओ इन दोनों को टच करके जब सेपरेट किए तो इस पर चार्ज कितना आया? तो इस पर चार्ज आएगा 3 + 5 डिवाइड बाई 2। हाँ कि ना? 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 538/2 4। 4 कूलम इस पर और 4 कूलम इस पे। इस पर भी वही 3 + 5 ऐसे लिख तो नहीं यहीं पे 3 + 5/2 कितना आ गया है? आया इतना 4 कूलम। तो इस पे 4 कूलम, इस पे 4 कूलम। ओके, देन फर्स्ट तो इन दोनों को टच कर दिए ए और बी को, उसके बाद देन बी एंड सी आर टच्ड। अब बी और सी को टच किए तो बताओ बी और सी को जब टच करेंगे तो चार्ज कौन सा लेंगे? ये 5 लेंगे या 4 लेंगे? नहीं, ये लेंगे 4 कूलम वाला। हाँ कि ना? ये 4 कूलम वाला, क्योंकि पहले इनको टच करके अब उसके बाद बी को इससे टच कराए हैं। ठीक है, तो अब देखो बी एंड सी को टच कराए। ठीक है, ये अपना बी और ये अपना सी। बी पे चार्ज अब लेंगे 4 कूलम। ठीक है, और इस पर चार्ज तो है कितना? -10 कूलम। चमका, तो ये हो गया अपना बी और ये हो गया अपना सी। अच्छा, अब बता दो इस पे बी पे चार्ज अब कितना आया और सी पे चार्ज कितना आया? दिस प्लस दिस बाई 2 यानी 4 - 10/2, तो कितना हो गया? 4 - 10 -6/2 -3। तो इस पर तो चार्ज आ गया -3 और इस पर भी चार्ज आ जाएगा कितना? -3। हाँ कि ना? तो फाइनली अपने पास क्या हुआ? ए बी सी के पास कितना कितना चार्ज आ गया सब? फाइनल आंसर अब बोल दो। फाइनली ए है इधर, ये बी है और ये सी है। ये ए, ये बी और ये सी। ए पर कितना चार्ज आया बताओ? ये वाला 4 कूलम। बी पर कितना चार्ज आया? -3 कूलम। और सी पर भी -3 कूलम, यानी यहाँ -3 कूलम और यहाँ -3 कूलम। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो फाइनल चार्ज ऑन ए बी एंड सी आर 4 कूलम -3 कूलम एंड -3 कूलम। ठीक है ना? क्लियर हुआ? पहले ए और बी को टच कराया, फिर बी और सी को। तो यहाँ से नहीं, बी पर जो वेट, बी का चार्ज उस टाइम ये नहीं लेंगे, ये वाला चार्ज लेंगे। ठीक है ना? बी और सी को ऐसे समझ लो कि इससे टच कराया, वेट, इससे टच कराया। ठीक है, पहले इनको फिर इनको। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है चार्जिंग बाय इंडक्शन, अपना अगला टॉपिक। अपन क्या कंडक्शन पढ़ लिए, अब इंडक्शन। इसमें क्या होता है ना, देखो ये भी तो अच्छा है। इसमें क्या बॉडी को टच नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या एक न्यूट्रल बॉडी को लेके आए, एक चार्ज रॉड या कोई चार्ज को लेके आए, वो इंड्यूस्ड करा देता है और इसको समझते हैं। ये भी कंडक्टर और मेटल्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना? इसमें तो टच नहीं करना पड़ा है, तो इसमें लिख सकते हो आप नो टच या नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है ना? नो टच या नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इसमें क्या होता है, सपोज अपने को इसको क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। सपोज ये अपन एक न्यूट्रल बॉडी लिए है ना, न्यूट्रल, इस पे चार्ज कुछ नहीं है और इसको क्या किए, चार्ज रॉड लेके आए। वेट, ये पॉजिटिव, सॉरी इसको नेगेटिव ले लो क्योंकि अपने को पॉजिटिव करना है ना। नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है ना? ये क्या है अपने पास? एक निगेटिवली चार्ज रॉड, निगेटिवली चार्ज रॉड। ठीक है ना? ये अपने पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर। अच्छा, जब निगेटिव चार्ज इसके पास लेके आओगे तो क्या होगा बताओ? इधर तो आ जाएंगे अपने पास पॉजिटिव, बेसिकली ऐसे समझो ना कि इसके इलेक्ट्रॉन को, कंडक्टर्स में आप क्या देखो, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वो मतलब वो रिमूव कर सकते हैं अंदर में। जैसे आप कोई चार्ज बॉडी लेके जाओगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या रिपेल किया होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन सपोज इधर आ गए होंगे दूर, तो यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ एक्सेस तो निगेटिव, यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव। ऐसे भी समझ सकते हो आप। ओके, या ऐसे समझो कि ये निगेटिव लेके आए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या किए, अगला स्टेप में इसको अर्थ कर दिए। इसको अपन अर्थिंग कर दिए। अर्थ
अर्थिंग, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे निगेटिव चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर जाएंगे अंदर, और फिर अर्थिंग को हटा देंगे और इस निगेटिवली चार्ज रॉड को, तो यहाँ पर स्पेयर पर क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। इस तरह बोल के निकला जा सकता है, बट एक्चुअली क्या होता है और उसको समझते हैं। मतलब इस तरह भी बोल दोगे तो हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो कर गया है और ये इसको क्या पुल करके रखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर गया, फिर अर्थिंग हटा दिए, इस रॉड को भी हटा दिए, ये स्पेयर अपना पॉजिटिवली चार्ज मिल गया। इस तरह बोल के अपन निकल सकते थे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है उसको समझते हैं अपन, ठीक है ना। आओ थोड़ा सा पेशेंस रखना। अभी आगे आप इसी चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ोगे पोटेंशियल का, पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है। ये चीज़ इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे, मतलब अगला जब पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करेंगे। तो ये होता है V = KQ/R, जहाँ Q क्या है चार्ज, R क्या है रेडियस, और ये K क्या है बताओ, ये होता है 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है अपना 9 × 10⁹ वो सब पर बात नहीं करें, बस अभी आप सिंपल इतना जानो कि ये कोई कांस्टेंट है, ये Q है चार्ज और ये रेडियस है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। इतना पकड़ लो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। इस पर तो पूरा चैप्टर नहीं है। ओके, और भी एक और बात पकड़ लो, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, अर्थ 0 पोटेंशियल पे होता है। ओके, तो ये 2 बात पकड़ लो। अब आयो, ये चूंकि इससे कनेक्टेड है तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा 0, तो ये पूरा सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा 0, यानी यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा 0। ये चमका। ओके, अब देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस रॉड की वजह से भी है और इस स्फीयर की वजह से भी है, हाँ कि ना, और इसको 0 करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है निगेटिव चार्ज, तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज, या रॉड निगेटिव चार्ज ही ले लो, पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज इक्वल टू तो निगेटिव होगा। ओके, और पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर क्या होगा, चूँकि और यहाँ पे पोटेंशियल अपने को 0 करना है, ठीक है ना, नेट पोटेंशियल 0 करना है, तो पोटेंशियल ड्यू टू इस स्पेयर को भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव मिल करके क्या होंगे 0, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर जो होना होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और इसको पॉजिटिव होने के लिए चार्ज ऑन स्पेयर, चार्ज ऑन स्पेयर इसको क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा। बोलो, क्योंकि स्पेयर पर चार्ज पॉजिटिव होंगे तब स्पेयर का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिल करके 0 पोटेंशियल बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए स्पेयर का चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव, तो इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये निगेटिव चार्ज हट जाते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। और उसके बाद से फिर क्या अर्थिंग को हटा दिए और इस रॉड को हटा दिए, हाँ कि ना, ये दोनों को हटा दिए और ये अपना स्पेयर मिल गया पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आया, ये एक्चुअली फंडा है, रियल फंडा, मतलब इस तरह से ये वर्क करता है। आप ऐसे भी समझ स्पेयर है, ठीक है ना, और इसको अपन चाह रहे हैं, इसको क्या कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज किया ना, अब सपोज इसको अपन नेगेटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं, तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉजिटिव 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 पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे। ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को से यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, यहाँ किया जाएगा नेगेटिव नेगेटिव निगेटिव निगेटिव, हाँ कि ना। ओके, फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे अर्थ कर देंगे, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है तो इसका भी पोटेंशियल 0 होगा, तो इस वाले सरफेस का भी पोटेंशियल 0 होगा। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा पॉजिटिव। ओके, अब इस स्पेयर की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर नेट तो 0 करना है तो पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर को होना पड़ेगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नेट पोटेंशियल 0 है तो इसको होना पड़ेगा निगेटिव। निगेटिव होने के लिए क्या करेंगे, चार्ज ऑन स्पेयर जो है, चार्ज ऑन स्पेयर लिखी दो पूरा, चार्ज ऑन स्पेयर क्या होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव करना है तो नेगेटिव होना पड़ेगा, चार्ज ऑन स्पेयर नेगेटिव, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो जाता है और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बच जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे अर्थिंग को हटा देंगे, फिर इस रॉड को हटा देंगे और ये स्पेयर अपने को नेगेटिवली चार्ज मिल जाएगा। ये सारा स्टेप अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। ए और बी अनचार्ज मेटल स्पेयर, ये दोनों अनचार्ज मेटल स्पेयर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया अपन एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए हैं। ओके वेट, यहाँ पर अपन एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए हैं, ठीक है ना।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये वाला, ये दोनों, ठीक है ना, मतलब ये इंसुलेटिंग है, ये कंडक्टर नहीं है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्पेयर आर सेपरेटेड। सबसे पहले होगा क्या यहाँ पे, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं अपन, और देख, जब ये रॉड लेके आए होंगे यहाँ पे होगा क्या कि ये अपने साइड में क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज को इंड्यूस कराएगा, और इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। बोलो, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ नेगेटिवली चार्ज आ गया। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट वाला कि व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्पेयर आर सेपरेटेड। अभी इसको सेपरेट नहीं किए, वैसे ही कांटेक्ट में ही है, ठीक है ना, टच्ड है, इसको हटा दिए, ये रॉड को हटा दिए, पहला क्वेश्चन, इस रॉड को रिमूव कर दिए। जैसे ही इसको रिमूव किए अपन, ठीक है ना, तो होगा क्या, ये फिर चार्ज रीअरेंज हो जाएंगे, और ये न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ही रह जाएगा, यानी दोनों चार्ज न्यूट्रल ही रह जाएंगे, यानी ए भी न्यूट्रल और बी भी न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल ही रह जाएंगे, इस पर चार्ज 0 0 हो जाएगा। ओके, यानी ए न्यूट्रल, बी भी न्यूट्रल, इसको हटाएंगे तो ये चार्ज रीअरेंज हो जाएंगे ना, नेट चार्ज 0, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, व्हाट विल हैपन इफ स्पेयर सेपरेटेड फर्स्ट एंड देन द रॉड इज रिमूव्ड। ओके, अब क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि पहले इस स्पेयर को सेपरेट कर दिए, मतलब इन दोनों को अलग कर दिए, अभी रॉड यहीं पे है, ठीक है ना, अभी रॉड को हटाने से पहले इस स्पेयर को अपन सेपरेट कर दिए, तो स्पेयर जब सेपरेट करेंगे तो बी पर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ए पर क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद स्पेयर रॉड हटा दो तो दोनों तो चार्ज मिल जाएंगे। ओके, तो ए मिल जाएगा अपना निगेटिवली चार्ज इस कंडीशन में, ठीक है ना, ए मिलेगा निगेटिवली चार्ज, और बी मिल जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, वेट, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना बच्चों, तो ए निगेटिवली बी पॉजिटिवली। थर्ड क्वेश्चन, वुड द इंड्यूस्ड चार्जेस बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इवन इफ स्पेयर हैड डिफरेंट साइज और डिफरेंट कंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये जो इंड्यूस्ड चार्ज हो रहे हैं ए और बी पे, ये क्या मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे अगर इन दोनों का साइज या मटेरियल मतलब डिफरेंट हो, तो जैसे डिफरेंट कंडक्टर्स, ये ए दूसरा और बी दूसरा, तो यस, कैसे देखो, जितना अमाउंट में यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज होगा, सपोज यहाँ पर क्यू नॉट इंड्यूस्ड हुआ तो माइनस क्यू नॉट, तो यहाँ पर कितना होगा, प्लस क्यू नॉट। यहाँ पे अगर 3 कूलम चार्ज -3 कूलम इंड्यूस्ड हुआ तो यहाँ पर कितना होगा, +3 कूलम, हाँ कि ना। तो साइज से क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो चार्ज यहाँ जितना इंड्यूस्ड होगा उसका अपोजिट, मतलब अपोजिट साइन में, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहेगा, अपोजिट साइन में यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पर -20 होगा तो यहाँ पर +20 हो जाएगा इंड्यूस्ड, हाँ कि ना। तो साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे। यस, तो इसका हो जाएगा वुड द इंड्यूस्ड चार्ज बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इवन इफ स्पेयर हैड डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कंडक्टर्स। तो यस, ठीक है ना, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, आज का लास्ट टॉपिक, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और इसको भी कर लेते हैं। ये किसके लिए यूज होता है, फॉर इंसुलेटर, मतलब ये इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, ये कंडक्टर और मेटल्स के लिए नहीं, सिर्फ इंसुलेटर के लिए। इसमें क्या करते हैं, दो बॉडी को लेकर ऐसे रब करते हैं, ठीक है ना, रब बाई रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। ओके, और इसका एग्जांपल कुछ देख लो, जैसे ये ग्लास रॉड, वेट, इसका एग्जांपल, चार्जिंग में फ्रिक्शन का एग्जांपल, जैसे ये ग्लास रॉड लिए हैं, ठीक है, और ये सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड पर सिल्क क्लॉथ को ऐसे से रब कर रहे हैं, रब, ठीक है ना। रब करने के बाद क्या हुआ, ये ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिवली चार्ज आ गए, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, यहाँ चले गए, इस पर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, ये क्या है अपना सिल्क क्लॉथ है, और ये पॉजिटिवली चार्ज। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे एबनाइट रॉड है और यहाँ पर एनिमल फर है, ठीक है ना, तो अब क्या करें, एनिमल फर पर लेके एबनाइट रॉड को ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, तो हुआ क्या, यहाँ पे एबनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज और एनिमल फॉर पॉजिटिवली चार्ज, मतलब बेसिकली इसमें क्या करते हैं, चार्जिंग में फ्रिक्शन में दो बॉडी को लेके ऐसे से रब करते हैं, इंसुलेटिंग बॉडी को लेके, ठीक है ना।
ओके, तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो गया और उस प्रोसेस में ही चार्जिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, एनिमल फॉर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यूनाइट रोड पर चले गए, तो निगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज। या और एक पॉपुलर एग्जांपल देख सकते हो, जिससे अपन वो बचपन में करते थे, वो बैलून को लेके सर पे ऐसे से रब करो, तो होता था क्या, रब करो फिर बैलून को उठाओ तो आपका ये जो बाल हैं ये भी उड़ जाते थे। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, चार्जिंग में फ्रिक्शन ही काम कर रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। क्योंकि सर के जो बाल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहाँ चले जाते हैं, ये बैलून में, ठीक है ना। तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, इस तरह से इस प्रोसेस में अपन चार्ज करते हैं बॉडी को, मतलब वो इंसुलेटिंग बॉडी को, ठीक है ना। ओके, इस पर बेस्ट क्वेश्चन इफ़ 10 के बनाना, अच्छा ये क्वेश्चन ही है और इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, एनसीईआरटी का है शायद, हाँ एनसीईआरटी का ही है। इफ़ 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड बोला है, ठीक है ना, मतलब एक सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, ठीक है ना, मूव आउट। ओके, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अदर बॉडी। देखो ध्यान से इसको, ये अपने पास एक बॉडी है, ये अपने पास दूसरा बॉडी है, यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। ओके, इफ़ इतने इलेक्ट्रॉन मूव आउट, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इस पर जब 1 कूलम चार्ज होगा, यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आया ना कि यहाँ क्या हो रहा है, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड रिमूव हो रहे हैं। सपोज इसको नेम ही कर दो ना, ए और बी, ए से उठा के बी पर रख रहे हैं, ठीक है ना, पर सेकेंड। जब इस पर 1 कूलम चार्ज हो जाएगा, 1 कूलम, तो कितना टाइम में ऐसे समझ लो कितना टाइम में इस पर 1 कूलम चार्ज होगा, वो टाइम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं इस 1 कूलम में, तो Q इक्वल टू एन ई यूज़ करेंगे। Q की जगह पर कितना रखेंगे बताओ, 1 कूलम इज इक्वल टू n, तो n ही है, और E की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इन अपॉन 10⁻⁻19, ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा, ये तो खत्म हुआ था, यहाँ 10 बना, तो 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू ऊपर जाके ये 19 पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ कि ना। ओके, तो ये बन गया अपना n, तो ये n का वैल्यू आ गया। ओके, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। अब देखो 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में 1 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितने सेकेंड लगेंगे, 1 डिवाइड बाई, वही एक एक नियम वाला सवाल, 1 डिवाइड बाई 10 के पावर 9 सेकेंड, हाँ कि ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन यानी 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितने टाइम लगेंगे, तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई दिस इंटू दिस, हाँ कि ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में इतना टाइम, तो इतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कितना हो जाएगा, दिस इंटू हो जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 के पावर 19, ठीक है ना बच्चों। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बन जाएगा, हाँ 10। ओके, यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 16, 10 ही ले रख लो, 10 डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻10, वो कि नहीं, इसको डिवीजन कर लो, ऐसे कर लो ना, सिंपल डिवीजन, 16 और 10 में डिवाइड लगा लो, 16 और 10 में कितना हो जाएगा, पॉइंट दोगे तो एक जीरो आएगा, 16 छक 96, 96, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 4 0, 16 दूना 32, ये हो जाएगा दिस हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा जीरो एक और, तो 16 5, इसका वैल्यू इतना आया इस वाले का, यानी आ गया कितना 0.625 इंटू 10 के पावर 10, एक पॉइंट इधर ले लो, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 9 सेकेंड, ठीक है। ये अपना आंसर है, ये होगा अपना आंसर, ठीक है, 6.25 इंटू 10 के पावर 9 सेकेंड, कैलकुलेशन था थोड़ा कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, a glass rod is rubbed with a silk cloth, the glass rod acquires a charge of this one, find number of electrons lost by the glass rod।
ठीक है, अब इसको करते हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन ए का, अपने पास एक ये ग्लास रॉड है, ठीक है, ओके। ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज ऑफ, इस पर चार्ज आता है ग्लास रॉड पे पॉजिटिव में 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। और यहाँ पर अपना सिल्क क्लॉथ है, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, जितना यहाँ आया उतना ही उसी का नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि इन दोनों को रब करके ये चार्ज आया है, तो यहाँ आ जाएगा -19.2 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, -19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। क्यों, क्योंकि इसको रब किए तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखो Q = Ne लिखेंगे, ठीक है। Q की जगह रखेंगे 19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू N इंटू ई, N इंटू ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये 19 खत्म, यहाँ कूलम आएगा तो ओके। ये पॉइंट से पॉइंट भी खत्म, तो यहाँ N का वैल्यू कितना हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ कितना हो जाएगा 16 कम 16, 16 दूना 32, 12, N का वैल्यू यहाँ से आ गया 12 12, ठीक है ना बच्चों। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 12, अपना पहला आंसर ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ओ ये पहला सॉल्व हो गया, ओके। सेकेंड, फाइंड नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क, खत्म, ये भी हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया लिखी दो ना, -19.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, अच्छा ग्लास से सिल्क में क्या मास ट्रांसफर हुए, ऑफ कोर्स हुए, कैसे, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे, ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए होंगे यहाँ पे, तो जब इलेक्ट्रॉन गए होंगे तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज हुआ है, तो जब इलेक्ट्रॉन गए होंगे यहाँ पे तो अपने साथ तो मास भी लेके गए होंगे, तो मास भी तो ट्रांसफर हुआ होगा, तो इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, यस मास तो ट्रांसफर हुआ है। वो चाहो तो ट्रांसफर मास भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा ट्रांसफर मास, और इसको आगे कर लेते हैं। ये था अपना रॉड, ठीक है ना, और ये था अपना ग्लास सिल्क क्लॉथ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, ठीक है ना, और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, ठीक है ना, ओके। अब जब आप लिखोगे ट्रांसफर्ड मास, ट्रांसफर्ड मास वो कितना हो जाएगा 12 इंटू एक मास का एक इलेक्ट्रॉन का मास यानी Me, तो ये हो जाएगा कितना 12 इंटू Me कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इतना मास ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या पूछा है सिर्फ कि ट्रांसफर हुए हैं, तो यस आप सिंपली बोल दो कि यस यहाँ से यहाँ मास ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अपन कर लिया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ना, ओके। क्वेश्चन क्या बोला है अपने पास, ए और बी टू आइडेंटिकल स्पेयर, आइडेंटिकल सुनते ही मजा आ गया, हाँ कि ना, कैसे, क्योंकि अपन आइडेंटिकल वाला वो यूज करेंगे Q1 + Q2/2 वाला। टू आइडेंटिकल स्पेरिकल कंडक्टर्स इनिशियली टच्ड हैं, व्हाट इज न्यू चार्ज ऑन ईच स्पेयर, ओके। ये तो बहुत लल्लू सा सवाल है, Q1 + Q2/2 Q1 + Q2/2, हाँ कि ना, कितना हो जाएगा Q1 + Q2/2 Q1 + Q2/2, ये कितना हो गया Q/2 और ये कितना हो गया Q/2, तो एक तो डन, हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान देना। इनिशियली अपने पास कैसे थे ये दोनों, इस पे चार्ज था Q, इस पे चार्ज था 0, ये ए और बी टच्ड थे, ठीक है ना। टच्ड कंडीशन में ही अपन क्या किए, एक चार्ज रॉड लेके आ गए, अभी क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी तो सोल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो ये टच्ड कंडीशन में है तब अपन एक चार्ज रॉड लेके आए, जैसे ही यहाँ पर चार्ज रॉड लेके आएंगे तो क्या होगा चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, तो इंड्यूस्ड होकर यहाँ पे आ गया -Q, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बी पर तब कितना चार्ज होगा, ओके ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि इस बी पर कितना चार्ज होगा इस कंडीशन में।
सिंपल, अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, इनिशियली चार्ज टोटल चार्ज कितना था इस सिस्टम के लिए, इस पर तो था Q और इस पर था 0, हाँ कि ना। तो Q प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनली चार्ज कितना होगा, इस पर चार्ज पूछा ना तो इसको x मान लो ना, इस पर आप x मान लो इसका चार्ज B का, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा -Q प्लस x, हाँ कि ना। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2Q। तो जब इस पर ये इंड्यूस्ड ये सॉरी पॉजिटिवली चार्ज डॉट लगे आए तो इस पर -Q आया, इंड्यूस्ड हो गया, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा +2Q। यस और नो, तो ये क्वेश्चन था अपना। ठीक है, ओके बच्चों, आज का लेक्चर अपना ख़त्म होता है, यहीं पर अपन क्लोज करते हैं, मतलब अपना क्लास ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे यहाँ से आगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।